Good morning, dear student. This is Raj Kapoor and I am your science expert. Today I will discuss the electrostatics of class 12, topic number 5, Gauss's theorem. This is my bilingual lecture for Hindi and English medium, both type of students, for all boards. Okay, let's we start now. Aerial vector means we consider a surface of area A and draw a perpendicular unit vector on the surface area multiplied by area is equal to aerial vector. Okay, मीन्स हम लोग हमेशा एरियल वेक्टर कंसीडर करेंगे तो उस सरफेस पर एक परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर को ड्रॉ करेंगे. ओके, तो ये हमारे पास में आ गया. वैसे भी हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास में वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होता है, और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप जानते हैं कि ये इक्वल टू हमेशा एक है. अब यहाँ पर हम लोग एक सॉलिड एंगल की बात करेंगे. ऐसा ही सिस्टम आप लोगों को थोड़ा सा याद आया होगा पिछले साल का. ये कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स हुआ करते थे करके, ठीक है. तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज थे, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल. तो सॉलिड एंगल मतलब हमारे पास में कोई भी 3 डायमेंशनल सरफेस है. लाइक आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि आप मार्केट में वाटरमेलन खरीदने के लिए जाते हैं ना, तो आपको वो कट करके एक पीसेस निकाल करके दिखाता है. तो वो पीसेस जो होता है ना, वो जितना होल छोड़ देता है वो हमारे पास में एक 3 डायमेंशनल शेप बनता है, एक 3 डायमेंशनल एंगल को. तो उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल. ये इतना कट करके वो आपसे निकाल करके बाहर दिखाता है ना, तो ये हमारे पास में ये जो बच गया है शेप, ये हमारे पास में सॉलिड एंगल कहा जाएगा. इसको हम ले लेते हैं कि ये हमारे पास में एक कोई स्फेरिकल सरफेस है. तो ये डी ओमेगा करके एक एलिमेंटल एंगल है और इस स्फीयर की रेडियस आर है, और इसकी जो एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया कट करके जो दिखाया है उसको हमने ले लिया है डी ए. ठीक है. तो सॉलिड एंगल में स्फीयर के लिए एक बात हमारे पास में ऐसे कही जाती है कि अगर हम सरफेस एरिया का कोई एक एलिमेंट लें, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ रेडियस. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ रेडियस. ये बात आप हमेशा याद रखिएगा. यहाँ से हम अगर इस प्रोपोर्शनल साइन को एलिमेंटल एरिया लिया है, एक छोटा सा एरिया, इज इक्वल टू यहाँ से हम डी ओमेगा का मल्टीपल कर देते हैं और ये हो जाता है आर स्क्वायर. ओके, अब हमने छोटा सा एरिया लिया था, अब हम पूरे एरिया के लिए ले रहे हैं, तो ये हम एक इंटीग्रल लगा देते हैं. ये हमारे पास में क्या हुआ, हमने पूरा एरिया ले लिया. समझ रहे हैं, हमने पूरा एरिया ले लिया और ये हो गया डी ए इज इक्वल टू पूरा एरिया ले लिया डी ओमेगा इंटू आर स्क्वायर. अब स्फीयर के लिए आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहता है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं. ठीक है. अभी हमने लिया हुआ है पूरा एरिया लिया हुआ है, तो डी ओमेगा की वैल्यू हमारे पास में अगर हम इंटीग्रेशन, ये हमारे पास में याद रखिएगा, ये हमारे पास में क्या है, एरियल इंटीग्रल. मतलब छोटे छोटे एरिया के पूरे सारे एलिमेंट को ऐड कर दिया है हमने. ठीक है. तो इसको हम यहाँ पे सब ऐसे ए लिख लेते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए. ये हमारे पास हो जाएगा क्या, अभी हम इंटीग्रेशन डीएक्स करते हैं तो एक्स हो जाता था, पिछले साल आप लोगों ने पढ़ा होगा. तो ये हमारे पास हो जाएगा ओमेगा, यहाँ पे हो जाएगा ए. ठीक है. अब स्फीयर का आप एरिया जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर. कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि सर्कल का एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ओमेगा. अब ओमेगा हमारे पास में क्या, यहाँ पे हमने एलिमेंट लिया था मतलब छोटा, अब हम ले रहे हैं पूरे की बात कर रहे हैं तो पूरा बन जाएगा ओमेगा. छोटे छोटे डी ओमेगा सब इंटीग्रेट हो जाएंगे. इंटीग्रेट होने का मतलब समेशन का मतलब हो गया जुड़ जाएंगे, सब सारे के सारे ऐड हो जाएंगे. तो ये हमारे पास में डी ओमेगा बन जाएगा ओमेगा, और छोटे छोटे सारे एरिया मिलकर के बन जाएगा पूरा कंप्लीट एरिया. तो 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा आया, तो ओमेगा इक्वल टू आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, आ गया हमारे पास में 4 पाई. इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन. ओके. तो अभी हम लोगों ने बात कर ली 2 चीजों पे, मीन्स एक सॉलिड एंगल और एक एरियल वेक्टर. एक और छोटी सी चीज पर बात कर लेते हैं. ओके, हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक सब टॉपिक है.
ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे। इसका नोट्स आप लोग को अवेलेबल हो जाएगा, फिलहाल इसको हम लोग समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक इस तरह से हम इसको देख सकते हैं कि कोई भी हमारे पास अगर चार्ज है कहीं भी, ठीक है, कोई एक हमारे पास चार्ज है, जैसे ये क्यू चार्ज है। अब क्यू चार्ज के अराउंड जितने भी इमेजिनरी रीजन में नंबर ऑफ लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस मींस, अब ये लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस क्या रिप्रेजेंट कर रहे होंगे? किसी भी इमेजिनरी रीजन में, इमेजिनरी रीजन का मतलब हो गया एरिया, ठीक है, इमेजिनरी रीजन का मतलब हो गया एरिया, ओके, एरिया मींस ए। इस रीजन में जो लाइंस ऑफ फोर्स होंगे, लाइंस ऑफ फोर्स मतलब कि जो हमारी फील्ड लाइंस होती हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट है, मतलब नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स को हम ऐसे भी जान सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी क्षमता है, कितनी कैपेबिलिटी है। तो किसी एक एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड की कैपेबिलिटी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब कि द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ forces passes from a imaginary region of a charge, that is called electric flux। इसको एक छोटे से सेंटेंस में कहा जाए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स passes from any imaginary region of the charge, ओके। तो इसकी काउंटिंग करने के लिए लाइंस ऑफ फोर्सेस का मतलब हो गया ई, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जिस रीजन से होंगी वो हमारे पास में हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको फाई से डिनोटेड करते हैं, ओके। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास में कोई एक सरफेस है, फॉर एग्जांपल हमने ये सरफेस ले लिया, क्लियर, ये सरफेस ले लिया। कहीं कहीं पे आपको ऐसे भी मिलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और एरिया के प्रोडक्ट को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, तो इसको कोई नई बात नहीं, लेकिन आप ऐसे समझिएगा, द काउंटिंग ऑफ लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस इन एनी इमेजिनरी रीजन ऑफ चार्ज, ओके। तो ये अगर हमारे पास में आप परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रॉ करें एरिया का, तो ये हमारे पास हो गया, एक छोटा सा ले लिया हमने TA इस एरिया का, और यहाँ से हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जो होती हैं वो इस तरह से पासेस हो रही हैं, इस तरह से पासेस हो रही हैं। तो हमेशा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर जब भी हम किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन को लेते हैं, तो वो डायरेक्शन हमारे पास में हमेशा टेंजेंट रिप्रेजेंट करता है, और टेंजेंट परपेंडिकुलर लाइंस होती है। किसी भी सरफेस पर हम लोग लेते हैं तो हम टेंजेंट ड्रॉ करें, तो हमारे पास में यहाँ से इसके बीच में एंगल जो होगा वो थीटा ले लिया, क्लियर। तो हमारे पास में यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं, मीन्स कि अगर थीटा एंगल किसके किसके बीच में, एरियल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के बीच में अगर है, तो वो हमारे पास में हो जाएगा वेक्टर E डॉट DA, ओके, E डॉट DA, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। E डॉट DA को अगर हम लोग समराइज करते हैं तो E DA cos थीटा, क्लियर, डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ से हम लोग फाई E मतलब DA को लेकर के बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग D फाई E बात कर देंगे, ठीक है, एक एलिमेंट के लिए। अब अगर हम पूरे सरफेस के लिए बात करें तो हम लोग वही इंटीग्रल लगा देते हैं ना, सरफेस इंटीग्रल, ओके। ये एरिया का, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फाई E इज इक्वल टू, ये आपके पास में E कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगा, cos थीटा बाहर निकल आएगा, और यहाँ से हमारे पास में एरियल इंटीग्रल बचेगा किसका, वेरिएट हम कर रहे हैं किसका, DA, एलिमेंटल हमने लिया हुआ है A DA, ओके। ये हमारे पास आ जाएगा, सॉरी, E A cos थीटा, मतलब जब हमारे पास में एरियल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा हो। अब हमारे पास एक और केस होता है कि अगर सरफेस यही है, ठीक है, ये हमारे पास में एरियल वेक्टर है और ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है,
यहाँ से हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से एट एंगल थीटा पर था, यहाँ पे हमारे पास में सरफेस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है, सरफेस पर परपेंडिकुलर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहाँ से देखते हैं ई और डी के बीच में एंगल कितना आया, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो हमारे पास में अगर हम इसके लिए फाई ई इज इक्वल टू फाइंड आउट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है ई ए कॉस 0, ई ए कॉस थीटा, मतलब कि फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो हमारे पास में फाई ई इज इक्वल टू आ गया ई ए। ओके, समझ रहे हैं। अच्छा, सेकंड कंडीशन हम देखते हैं कि अगर हमारे पास में फोर्स, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पर ये हमारे पास में कैसा था, परपेंडिकुलर। अभी अगर सरफेस पर पैरेलल हो, मतलब ये सरफेस है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास में ई है, ठीक है, ई पैरेलल टू द सरफेस, और एरियल वेक्टर हमारे पास में ये है। तो ई और डी ए एरियल वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन गया, आप देख रहे होंगे, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये हमारे पास में इस कंडीशन में 0 रहेगा। मतलब ध्यान दीजिएगा हमेशा कि इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द सरफेस, मतलब आपका पेपर जो है जिस पे आप लिख रहे हैं उसके पैरेलल डायरेक्शन हो, या एंगल बिटवीन एरियल वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी 0। आप याद रखेंगे। यहाँ हमें कॉन्सेप्ट यही देखना है कि हमारे, ठीक है, किस सरफेस को लेकर के इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए के बीच में डायरेक्शन क्या है। अब हम लोग इस चीज को हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पे इन अ वायर। तो वायर मतलब हमारे पास में लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। ओके, ठीक है। अब हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज इन एरिया, मतलब हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए सेंटीमीटर कूलम पर मीटर स्क्वायर। और हमारे पास में थर्ड टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे पास में ये रो इक्वल टू क्यू अपॉन वॉल्यूम, मतलब कूलम पर मीटर क्यूब। डायमेंशन वगैरह आप नोट कर लीजिएगा। ये हमारे पास में इतना था। अब हम लोग थोड़ा सा याद रखेंगे, थोड़ी चीज़ों को अपने मन से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पास में कभी भी किसी पॉइंट चार्ज की बात कही जाएगी, ठीक है, तो इसके अराउंड इमेजिनरी सरफेस आप इसी तरह का ही तो बनाएंगे, छोटे 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 छोटे, यही इमेजिनरी सरफेस बनेगा। मतलब इमेजिनरी सरफेस की अगर कल्पना करेंगे किसी भी पॉइंट चार्ज के अराउंड, तो कैसी होगी, एक सर्कल में होगी। ओके, क्लियर। या हम चार्ज को एक ऐसे मान लेते हैं कि कोई हमारे पास में एक जैसे बुलेट टाइप का होता है ना, ठीक है, एक गोली मान लेते हैं। तो गोली जो चार्ज, एक हमारे पास में कोई एक पार्टिकल है जो स्फेरिकल छोटा सा पार्टिकल है, तो बड़ा सा करते चले जाएंगे ना, तो उसके हमारे पास में स्फेरिकल होती है। क्लियर। तो इन चीज़ों पे हम लोग क्लियर रखेंगे। और इसके बाद में अगर हम कोई वायर लेते हैं, अगर कोई वायर है तो वायर हमारे पास में दिखाई दे रहा है कुछ ऐसे। वायर को अगर हम बड़ा करके देखेंगे तो इमेजिनरी इस तरह से इमेजिन करेंगे वायर को। तो अगर हम इसको ऊपर से देखते हैं तो ये सर्कुलर दिखाई देगा टॉप से देखने पर, और साइड से देखेंगे तो ये हमारे पास में रेक्टेंगुलर दिखाई देगा। तो ये मिलकर के बन गया हमारे पास में सिलेंडर। ओके, तो सिलेंड्रिकल हो गया, स्फेरिकल हो गया, सिलेंड्रिकल हो गया। इन चीज़ों को हम लोग याद रखते रहेंगे। इन्हीं से हम लोग गॉस थ्योरम में काम करेंगे। गॉस थ्योरम एक्चुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज के बीच में रिलेशन होगा, ठीक है। और चार्ज कहीं ना कहीं किसी बॉडी पर रेस्ट में है, और उस बॉडी का हम एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करेंगे जिसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। तो उस गॉसियन सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है
उस गॉसियन सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाउंडेड है, उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज के बीच में रिलेशन गॉस थ्योरम एक्सप्लेन करता है। तो चलिए हम लोग समझने के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसका एक छोटा सा स्टेटमेंट, तो हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। इसका स्टेटमेंट क्या है उसको लिखते हैं। तो ऐसे इसको लिख लिया जाए, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, इन्वर्टेड कॉमा में लगा देते हैं, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi E through any enclosed surface is equal to 1 upon epsilon naught times of the net charge Q enclosed मतलब बद्ध जुड़ा हुआ, enclosed by the surface, that is, इसका मतलब क्या हुआ, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। phi E इज इक्वल टू, ये हमारे पास में इक्वल होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। अच्छा, phi E के बारे में हम लोग जानते हैं कि किसी भी टाइप का अगर हमारे पास में सरफेस है तो उसका सरफेस इंटीग्रल और उससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड और एक एलिमेंटल एरिया के इक्वल होता है। ये गॉसेस थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया और विद मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के। अब हम इसके प्रूफ की बात करेंगे। बहुत ही अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है, इस प्रूफ को हम लोग समझ लेंगे बहुत छोटे से प्रारूप को लेकर के, ओके। चलिए, तो अगले आप हेडिंग डाल सकते हैं प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, है ना, और हम लोग लिखते हैं, मैं वही हेडिंग डाल दे रहा हूँ, आप भी डाल दीजिए। प्रूफ, अभी हम लोग गॉस थ्योरम का प्रूफ कर रहे हैं। तो कभी भी प्रूफ कुछ करना होता है तो हम लोग कोई एक इमेजिनरी सरफेस ले लेते हैं, ठीक है, और उस सरफेस की स्टडी करते हैं। तो हम लोग एक ऐसी इमेजिनरी सरफेस को अज्यूम कर लेते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि ये कोई एक इमेजिनरी इस तरह का कोई सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे इस सरफेस पे हमने ये एक कट कर लिया, ये हमारे पास में एरियल पार्ट है, कुछ एरिया है इसका, ठीक है, और यहाँ से इसको हमने सेंट्राइज कर दिया कि एक पॉइंट O पर एक प्लस Q चार्ज पुट कर दिया गया है, ओके, है ना। अब प्लस Q चार्ज पुट एट पॉइंट O, कोई आर्बिट्री पॉइंट है, ऐसा कोई ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। तो ये हमारे पास में इस तरह से एक सरफेस क्रिएट कर लिया हमने। आपको मालूम है कि ये हमारे पास में डी ओमेगा होगा, ठीक है, और ये हमने कोई एक सरफेस इस तरह से एक्ट कराया है या कट किया है। तो इस पर अगर हम एक परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रॉ करना चाहें तो वो हमारे पास में परपेंडिकुलर वेक्टर कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, ओके। ये हमारे पास में परपेंडिकुलर एरियल वेक्टर हो जाएगा, क्लियर। और ये हमारे पास में प्लस Q चार्ज से बाहर की तरफ निकलते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ये जानते हैं ना आप लोग, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाता है। इसको ले लेते हैं एंगल थीटा, ओके। चलिए अब हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को सारी चीज़ें
पता चलती जाएंगी। और इस पे जो भी साज श्रृंगार करना है वो आप कर लीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको भी हम कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारे पास में आर डिस्टेंस है। ओके, क्लियर। इस पॉइंट का भी नाम दे देते हैं। ये हमारे पास में पॉइंट कोई पी है। ओके, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से अब ये हमारे पास में एलिमेंटल एरिया है, तो इसको लेकर के एक हमारे पास में फ्लक्स भी एक एलिमेंटल एरिया में ही होगा। ठीक है, एक फ्लक्स का भी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। तो ये एंगल थीटा है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स due to plus q charge at element of area dA given by d phi e is equal to E dot dA और this is equal to E dA cos theta। ओके, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P, अब हमें P तक की डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए। तो डिस्टेंस हमारे पास में r है, तो E इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। ओके, ये दो चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल गई होंगी। क्लियर। तो अब यहाँ पे हम लोग आगे बात करते हैं। ये इक्वेशन हमारे पास में वन तक अगर ऐसी वैल्यू रख लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 डी फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r² इंटू डी ए कॉस थीटा, इंटीग्रेशन बोथ साइड, पूरे किसी भी टाइप का सरफेस हो, इंटीग्रल डी फाई ई इज इक्वल टू, ठीक है, एरियल इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन r² डी ए कॉस थीटा। जितनी भी कांस्टेंट चीज़ें हैं उनको निकाल करके बाहर करते हैं, और जो हमारे पास में वेरिएबल चीज़ें हैं उनको हम इंटीग्रल में रखें। हम लोगों को पता चल गया कि इंटीग्रल डी फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r² डी ए कॉस थीटा। तो जिसको जहाँ शिफ्ट होना है उसको हम लगा देते हैं। तो हमारे पास में इसका इंटीग्रेशन फाई ई इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा सरफेस इंटीग्रल रहा डी ए कॉस थीटा अपॉन r², और इसकी वैल्यू जो होती है वो हमारे पास में सॉलिड एंगल के इक्वल होती है, सिंस सरफेस इंटीग्रल डी ए कॉस थीटा अपॉन r² इक्वल टू इंटीग्रल डी ओमेगा। वैल्यू पुट करते हैं, फाई ई इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल डी ओमेगा इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डी ओमेगा की वैल्यू होती है ओमेगा, ओमेगा हमारे पास में होता है सॉलिड एंगल, और सॉलिड एंगल की वैल्यू होती है 4 पाई,
Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, देयरफॉर पाई E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज अ प्रूव्ड हैंस। ये हमारे पास में गॉस थ्योरम का प्रूफ।